हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राबिया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम एंशियंट टाइम में देखें तो तब जो है हेल्थ को कंसीडर किया जाता था, बॉडी का बैलेंस और माइंड का बैलेंस, इसको हेल्थ कंसीडर किया जाता था। लेकिन अर्ली ग्रीक थिंकर्स थे जो जैसे हिपोक्रेटस, जो इंडियन आयुर्वेदा और हिपोक्रेटस जो है ये बिलीव करते थे बैलेंस ऑफ ह्यूमर पर। ठीक है, मतलब जो लोग बिलीव करते थे कि एक्सेस ब्लैक बाइल जो प्रोड्यूस होता है जिसके अंदर, उसकी हार्ट पर्सनैलिटी होती है और उसको फीवर होता है। और ये आइडिया जो है ये बेस्ड था रिफ्लेक्टिव थिंकिंग पर। ठीक है, ये आइडिया जो है कोई भी एक्सपेरिमेंट के पर बेस्ड नहीं था, ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग पर बेस्ड था सिर्फ। अगर हम देखें साइंटिफिक व्यू हेल्थ का क्या होता है तो ये दिया था जब ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी हुई थी, विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था। तो इन्होंने जिसे प्रूव किया था ह्यूमर थ्योरी को। इन्होंने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है उसको मेजर किया जाता था थर्मोमीटर से। बायोलॉजी के अंदर प्रूव किया जाता है कि माइंड अफेक्ट करता है इम्यून सिस्टम को नर्वस सिस्टम के द्वारा और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। और मेंटल हेल्थ होती है ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती है फिजिकल हेल्थ से। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं हेल्थ को। सबसे पहले है जेनेटिक डिसऑर्डर, जो इनहेरिट होते हैं डिफेक्ट, वो उनसे जो है हेल्थ पर अफेक्ट पड़ सकता है। उसके बाद जो इन्फेक्शन होते हैं जो पैथोजन की वजह से होते हैं। लाइफ स्टाइल किस तरह का है ऑर्गेनिज्म का, फूड, वाटर, रेस्ट, एक्सरसाइज और हैबिटेट किस तरह की हैं, हैबिट्स किस तरह की हैं, ये अफेक्ट करता है कि हेल्थ किस तरह की हो सकती है ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो मॉडर्न डेफिनेशन अगर हम देखें तो हेल्थ की, तो हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एब्सेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, हेल्थ का मतलब होता है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होना चाहिए WHO के अकॉर्डिंग। जो हेल्दी पीपल होते हैं वो वर्क कर सकते हैं एफिशिएंटली, इंक्रीज करते हैं प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करते हैं। उसके बाद इंक्रीज होती है लाइफ स्पैन इनकी, रिड्यूस करते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो है कम होता है हेल्दी पीपल की वजह से। ठीक है, अब देखते हैं मेंटेन किस तरह एक हेल्दी हेल्थ को किस तरह मेंटेन किया जाता है ये देखते हैं। इंपॉर्टेंट मेजर अगर हम देखें तो बैलेंस डाइट सबसे पहले, मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन, विटामिन और मिनरल्स होने चाहिए, पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए, क्लीननेस, बाथिंग और हैंड वॉशिंग रेगुलर। उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए, फिजिकल फिटनेस इसे कहते हैं। योगा मतलब फिजिकल और मेंटल फिटनेस दोनों इसे होती हैं। तो अब जो डिजीज़ होती हैं इनका अवेयरनेस और प्रिवेंशन किस तरह हम कर सकते हैं, तो नॉलेज ऑफ डिजीज़ एंड सिम्टम का हमें, जो डिजीज़ है उसके सिम्टम का और बीमारी का हमें नॉलेज होना चाहिए। वैक्सीनेशन मतलब इम्यूनाइजेशन किस तरह, इम्यूनिटी को किस तरह बिल्ड कराना है, अगर कोई डिजीज़ वगैरह है उससे वैक्सीनेशन किस तरह करवानी है। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, मतलब अपने जो सराउंडिंग है उसको किस तरह क्लीन रखना है, कंट्रोल करना है डिजीज़ वेक्टर को, जैसे मस्कीटो, फ्लाइज, इनको किस तरह कंट्रोल करना है। क्लीन फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर जो है ये क्लीन होना चाहिए। और अब देखते हैं डिजीज़ क्या होती है। डिजीज़ मतलब इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी आर्गन, कोई बॉडी का आर्गन जो है वो फंक्शन अच्छे से नहीं कर रहा, इम्प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, उसे हम कहते हैं डिजीज़। ठीक है, आइडेंटिफाई मतलब साइन और सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं डिजीज़ के, और इसकी वजह से अनहेल्दी कंडीशन होती है। अगर हम देखें टाइप ऑफ डिजीज़ तो दो टाइप की डिजीज़ होती हैं, एक होती है इन्फेक्शियस डिजीज़ और दूसरी होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती हैं, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्टली नहीं फैलती, जैसे कैंसर हो गया, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। और इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे टाइफाइड और एड्स जो है ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ठीक है, और ड्रग और अल्कोहल जो है ये डेंजर मतलब डैमेज करते हैं हेल्थ को। अल्कोहल एंड ड्रग जो है ये हेल्थ को डैमेज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कॉमन डिजीज ह्यूमन के अंदर अगर हम देखें तो पैथोजन जो होता है ये डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कहते हैं पैथोजन। ठीक है, टाइप अगर हम देखें पैथोजन की, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथिक्स, ये सारे क्या हैं, पैथोजन की तरह एक्ट करते हैं। ज़्यादातर जो पैरासाइट होते हैं वो पैथोजन होते हैं। पैथोजन की एंट्री किस तरह होती है और ये क्या किस तरह डैमेज करते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। एंट्री जो होती है बॉडी की फूड, वाटर, एयर और वेक्टर, इसके द्वारा एंट्री हो सकती है, फूड के द्वारा, वाटर के द्वारा, एयर के द्वारा, और ये मल्टीप्लाई करते हैं होस्ट के अंदर जाकर, और इसकी वजह से स्ट्रक्चरल मतलब मॉर्फोलॉजिकल डैमेज हो सकता है, फंक्शनल डैमेज हो सकता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। और मोस्ट अडेप्टेड टू होस्ट इन्वायरमेंट, मतलब जो बैक्टीरिया पैथोजन इंटर होगा ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो होस्ट के जो अंदर स्टमक के अंदर लो पीएच होगा उस कंडीशन में भी खुद को सर्वाइव करने में हेल्प करेगा, क्योंकि उसके पास कुछ स्पेशल कंडीशन, कुछ स्पेशल केस देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से वो सर्वाइव करता है और अडाप्ट कर लेता है जो हमारा अंदर का इन्वायरमेंट है उसको, गट का जो इन्वायरमेंट का उसको अडाप्ट कर लेता है। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके डिजीज को। सबसे पहले हम देखते हैं टाइफाइड जो बैक्टीरियल डिजीज है, ये काज होती है सैल्मोनेलिया टाइफाइड से। एंट्री होती है हमारी बॉडी के अंदर फूड या वाटर के द्वारा एंट्री होती है, और ये अफेक्ट करती है स्मॉल इंटेस्टाइन को, और स्प्रेड होती है ब्लड के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं सिम्टम क्या होते हैं टाइफाइड के अंदर। तो फीवर देखने को मिलता है 39 to 40 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है। उसके बाद वीकनेस होती है, एब्डोमेन पेन, कॉन्स्टिपेशन,
अटैक, लॉस ऑफ एपिटाइट, ठीक है, भूख वगैरह नहीं लगेगी। सीवियर केसेस के अंदर जो इंटेस्टाइन है उनके अंदर गड्ढे भी बन सकते हैं, सुराख हो सकते हैं और उसकी वजह से डेथ हो सकती है। और इसका अगर हम टेस्ट देखें तो वाइटल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के अंदर, और जो कैरियर थी इस डिजीज़ की उनका नाम था टाइफाइड मैरी, ठीक है, इनके नाम से इस डिजीज़ का नाम पड़ा, ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं निमोनिया, जो काज होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। ये इन्फेक्ट करता है लंग्स को, मतलब एल्वेलाई जो होती है लंग्स के अंदर, वो उनके अंदर एक फ्लूइड फील हो जाता है जिससे ब्रीदिंग में मतलब प्रॉब्लम आती है, ब्रीदिंग अच्छे से नहीं होती, तो उस वजह से होता है निमोनिया। इसकी वजह से ये फेटल भी हो सकता है निमोनिया। अब देखते हैं सिम्टम एंड ट्रांसमिशन निमोनिया का। इसकी वजह से फीवर हो सकता है, चिल्स, कफ, हेडेक, और जो नाखून हैं और जो लिप्स हैं ये ब्लूइश कलर के हो जाएंगे सीवियर केसेस के अंदर। स्प्रेड होते हैं ये ड्रॉपलेट्स के द्वारा, निमोनिया जो होता है ड्रॉपलेट्स के द्वारा स्प्रेड होते हैं। शेयरिंग ऑफ यूटेंसिल। उसके बाद दूसरे जो डिजीज होते हैं जैसे डेंस्ट्री, ब्लैक और डिप्टेरिया, ये भी बैक्टीरियल डिजीज हैं, ठीक है। अब देते हैं वायरल डिजीज, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, जो काज होता है राइनो वायरस से। ये इन्फेक्ट करता है नोज को और ऊपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को, मतलब जो एल्वेलाई हैं उनको जो है कॉमन कोल्ड अफेक्ट नहीं करता। निमोनिया जो है ये एल्वेलाई के अंदर अफेक्ट करता है लंग्स में, लेकिन जो कॉमन कोल्ड होता है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है, लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता। उसके बाद सिम्टम अगर हम देखें कॉमन कोल्ड के अंदर तो नेजल कंजेशन, रेनी नोज, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस लास्ट 3 to 7 डेज तक रहता है, और ये स्प्रेड होता है ड्रॉपलेट्स के द्वारा, कफ, स्नीजिंग ड्रॉपलेट्स के द्वारा और कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट के द्वारा ये फैल सकता है। अब देते हैं प्रोटोजोअन डिजीज, जैसे हो गया मलेरिया। मलेरिया जो होता है ये काज होता है प्लाज्मोडियम से। ये स्पीशी अगर हम देखें मलेरिया के, सबसे पहले प्लाज्मोडियम विवाक्स मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो मोस्ट डेंजरस होता है, ठीक है। अब देते हैं मलेरिया की लाइफ साइकिल अगर हम देखें तो मलेरिया जो होती है इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म को कहा जाता है, इन्फेक्टिव फॉर्म को कहा जाता है स्पोरोजाइट्स। फीमेल जो होती है वेक्टर होती है, फीमेल एनोफिल मस्कीटोज जो है इसके अंदर वेक्टर होती है। पैरासाइट जो होता है, पैरासाइट के अंदर जो मल्टीप्लाई करते हैं जैसे लिवर सेल के अंदर और आरबीसी के अंदर। आरबीसी जो होते हैं ये रप्चर होते हैं और रिलीज करते हैं एक सब्सटेंस को जिसे कहते हैं हम हीमोजोइन, जिसकी वजह से हीमोजोइन की वजह से जो है चिल्स फीवर देखने को मिलता है ह्यूमन के अंदर। और 2 होस्ट चाहिए होते हैं मलेरियल पैरासाइट को, एक होता है ह्यूमन और एक होता है मस्कीटो, ये 2 होस्ट चाहिए होते हैं, ठीक है। अब देते हैं अमीबाइसिस, जिसे अमीबाइक डिसेंट्री भी कहते हैं। डेंसिटी ये काज होती है एंटाम्बा हिस्टोलिका से, और ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये रहती है। एमीबाई एंटाम्बा हिस्टोलिका जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। सिम्टम अगर इसके देखें तो ट्रांसमिशन और सिम्टम देखें तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एब्डोमन पेन, क्रैम्प्स हो सकते हैं, स्टूल विद म्यूकस, मतलब स्टूल के साथ म्यूकस और ब्लड आ सकता है, और ये स्प्रेड होता है कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा। होस्ट फ्लाई जो होती है इसकी मैकेनिकल कैरियर होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं हेलिमेंथिक डिजीज, जो काज होती हैं पैरासाइट वार्म से। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एस्केरेसिस, उसके बाद विचुरेरिया जिसे फ्लेरियल वार्म भी कहते हैं, एस्केरेसिस जिसे राउंड वार्म कहते हैं। एस्केरेसिस को अगर हम देखते हैं सबसे पहले जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट है ये, इसके अंदर अगर हम सिम्टम देखें तो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, फीवर हो सकता है, एनीमिया, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो सकती है, और ये स्प्रेड होता है कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा, फ्रूट के द्वारा और वेजिटेबल के द्वारा ये स्प्रेड हो सकता है। फिर है फ्लेरेसिस जिसे एलिफेंटाइसिस भी कहते हैं, ये काज होता है विचुरेरिया ब्रोंकिटाई से और विचुरेरिया मेलाई से, और ये अफेक्ट करता है लोअर लिम्फेटिक वेसल जो है उनको अफेक्ट करता है। इसकी वजह से स्वेलिंग हो सकती है लिम्स के अंदर और जेनिटल्स के अंदर। ट्रांसमिट होता है मस्कीटो, फीमेल मस्कीटो के द्वारा ये ट्रांसमिट होता है। अब देखते हैं फंगल डिजीज, जैसे रिंग वर्म हो गया, ये काज होती है माइक्रोस्पोरियम से, ट्राइकोफाइटम और एपिडर्मोफाइटम जो है इनकी वजह से रिंग वर्म हो सकती है। सिम्टम अगर हम देखें रिंग वर्म के अंदर तो ड्राई स्केली लीव्स हो सकती हैं, स्किन लीजन मतलब छिलकों की तरह जो स्किन है वो छिलके की तरह उठने लगेंगे ऊपर से, इंटेंस ईचिंग हो सकती है, और ये स्प्रेड होती है सॉइल, टॉवल और क्लॉथ्स, कॉम्ब्स, इन चीज़ों से ये स्प्रेड हो सकती है रिंग वर्म डिजीज, ठीक है। और फंगल जो है ये ग्रो करती है वार्म एंड मॉइस्ट एरिया के अंदर, फंगल जो है ग्रो करती है, ठीक है। अब देते हैं इम्यूनिटीज। इम्यूनिटी क्या होती है, तो इम्यूनिटी जो होती है एवरी डे वी आर एक्सपोज्ड टू मैनी पैथोजन, हम हर रोज़ जो है बहुत सारे पैथोजन से एक्सपोज होते हैं, लेकिन फिर भी हम बीमार नहीं पड़ते क्योंकि हमारे पास एक प्रोटेक्टिव एबिलिटी पाई जाती है हमारी बॉडी के अंदर, उससे कहते हैं हम इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी जो होती है ये प्रोवाइड की जाती है इम्यून सिस्टम के द्वारा। अब देखते हैं टाइप ऑफ इम्यूनिटी, 3 टाइप की सबसे पहले इम्यूनिटी देखते हैं। सबसे पहले इनेट, 2 टाइप की, सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी, दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो प्रेजेंट होती है बाय बर्थ, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी जो बर्थ से प्रेजेंट होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, मतलब सेम रिस्पॉन्स होता है सारे पैथोजन के लिए सेम रिस्पॉन्स शो करती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से कहा जाता है। फिर देखते हैं इसके अंदर अगर हम टाइप देखें तो 4 बैरियर होते हैं इनेट इम्यूनिटी के अंदर, 4 टाइप के बैरियर होते हैं इनेट इम्यूनिटी में। सबसे पहले फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। तो एक एक करके हम सभी को देखेंगे। सबसे पहले फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर देखते हैं। फिजिकल बैरियर जैसे स्किन हो गया जो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ माइक्रोब्स,
म्यूकस हो गया जो लाइनिंग ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, यूरोजेनेटिव ट्रैक के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं उनको ट्रैप करता है म्यूकस। फिर है फिजियोलॉजिकल बैरियर, जो जैसे हम अगर अपने स्टमक के अंदर देखें HCl देखने को हमें मिलता है, उसके बाद स्लाइवा देखने को मिलता है, ये भी फिजियोलॉजिकल बैरियर हैं, ये प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को। तो अब देखते हैं सेलुलर बैरियर, जिसे साइटोकाइन बैरियर भी कहते हैं। साइटोकाइन बैरियर अलग है और सेलुलर बैरियर अलग है, सॉरी। सेलुलर बैरियर जैसे न्यूट्रोफिल हो गया, PMNL भी जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मोनोसाइट हो गया, मैक्रोफेज हो गई, नेचुरल किलर सेल हो गए, ठीक है। ये सारे क्या हैं, सेलुलर बैरियर हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं पैथोजन को फैगोसाइटोसिस से, ठीक है। फिर देखते हैं हम साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर जो होते हैं ये वायरस इन्फेक्ट करते हैं सेल को, जो सेल जो होते हैं इन्फेक्ट होते हैं वायरस से, वो सेल एक रिलीज करते हैं सब्सटेंस, जिसे कहते हैं इंटरफेरॉन, और ये इंटरफेरॉन जो होते हैं दूसरे जो सेल अभी इन्फेक्ट नहीं हुए उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको पहले से तैयार कर देते हैं कि इन्फेक्शन होने वाला है, तो वो दूसरे सेल को जो है हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो बर्थ से बाद एक्वायर की गई हो उसे कहते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये पैथोजन, जस्ट अ मिनट, ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, इसमें मेमोरी देखने को मिलती है और ये डेवलप होती है आफ्टर इन्फेक्शन एंड आर वैक्सीनेशन, मतलब इन्फेक्शन होने से बाद या वैक्सीनेशन होने से बाद जो मेमोरी डेवलप होती है उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स होती है इसके अंदर। सबसे पहले प्राइमरी रिस्पॉन्स अगर हम देखें तो ये फर्स्ट एक्सपोजर से होता है, वीक होता है और स्लो होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स जिसे सब्सिक्वेंट एक्सपोजर भी कहते हैं, मतलब सेकेंडरी फास्ट और स्ट्रॉन्गर होता है ड्यू टू मेमोरी सेल, मतलब फर्स्ट जो पहली बार जब इन्फेक्शन हुआ था तो तब मेमोरी बन गई थी, और दूसरी बार जब इन्फेक्शन होगा तो ये फास्टर होगा और स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि पहले जब इन्फेक्शन होता तो तब की मेमोरी जो है वो सेल के पास थी, ठीक है। अब देखते हैं रोल ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट। बी एंड टी लिम्फोसाइट का क्या रोल है, तो दो मेन टाइप के सेल हमें देखने को मिलते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। बी सेल जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबायोटिक्स को और ये रिस्पॉन्स करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी को। टी सेल जो होते हैं ये हेल्प करते हैं बी सेल को प्रोड्यूस करने में एंटीबॉडी, और ये जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए, ठीक है। अब देखते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। एंटीबायोटिक्स होती हैं ये प्रोटीन के मालिक्यूल हैं जिनका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो H2L2 देखने को मिलता है, मतलब 2 हैवी चेन होती हैं और 2 लाइट चेन होती हैं। टाइप अगर हम देखें तो IgA, IgM, IgE, IgG एंटीबायोटिक्स जो हमें देखने को मिलती हैं। फिर है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो मीडिएटेड होती है टी लिम्फोसाइट के द्वारा। इंपॉर्टेंट अगर हम इसके अंदर देखें तो ये हेल्प करती है ग्राफ्ट रिजेक्शन में, कैंसर की इम्यूनिटी में और वायरल इन्फेक्शन में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है काम आती है। फिर आर्गन ट्रांसप्लांटेशन और रिजेक्शन अगर हम देखें तो बॉडी जो होती है ये पहचान लेती है सेल्फ आर्गन को, ये सेल खुद के सेल को और खुद के आर्गन को हमारी बॉडी जो है ये पहचान लेती है। तो ग्राफ्ट फ्रॉम अदर पर्सन रिजेक्टेड, अगर किसी दूसरे का आर्गन हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और पहले जो है कोई भी ग्राफ्ट रिजेक्शन करने से पहले, मतलब आर्गन ट्रांसप्लांट करने से पहले टिश्यू मैचिंग जरूरी है और ब्लड ग्रुप मैचिंग भी जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी इटसेल्फ, हमारी बॉडी जो है खुद प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो होती है हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, उसे हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। ये स्लो होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है, डेवलप होती है नेचुरल इन्फेक्शन से या वैक्सीनेशन से भी डेवलप हो सकती है। अब देखते हैं पैसिव इम्यूनिटी, जो रेडीमेड एंटीबॉडी जो होती है दी जाती है, हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है रेडीमेड एंटीबॉडी, बट ये शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है। इमीडिएट होती है लेकिन शॉर्ट लिव्ड होती है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो एंटीबॉडी जो मदर टू फीटस के अंदर आती है प्लेजेंटा के द्वारा, ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं और ये पैसिव इम्यूनिटी होती है। उसके बाद कोलेस्ट्रम IgA एंटीबॉडी जिसमें देखने को मिलती है, एंटीटॉक्सिन देखने को मिलते हैं, ये भी पैसिव इम्यूनिटी होती है, ठीक है। तो आप देखते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन जो होती है ये बेस्ड होती है इम्यून की मेमोरी पर, मतलब वैक्सीन के अंदर वीकेंड या किल्ड पैथोजन को इंजेक्ट किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। ये स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन के अंदर, मतलब प्रोड्यूस करता है मेमोरी बी और टी सेल के अंदर मेमोरी प्रोड्यूस करती है वैक्सीन। पैसिव इम्यूनाइजेशन अगर हम देखें तो जो यूज़ की जाती है इमरजेंसी कंडीशन के अंदर, जैसे टेटनस के अंदर, स्नेक बाइट के अंदर जो है पैसिव इम्यूनाइजेशन जो होती है यूज़ की जाती है। परफॉर्म एंटीबॉडी जो होती है ये इंजेक्ट की जाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। फिर देखते हैं हम एलर्जीज। एलर्जी जो होती है एक्सर्टेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है टू हार्मफुल एंटीजन, ये काज होती है एलर्जन की वजह से। IgE एंटीबॉडी इसमें इन्वॉल्व होती है एलर्जी के अंदर। अगर हम एलर्जी के सिम्टम देखें, एलर्जेंस देखें और इनके सिम्टम देखें, जैसे डस्ट माइट हो गया, पोलन हो गया और एनिमल जेंडर, इनसे जो है एलर्जी हो सकती है। और एलर्जी के सिम्टम होते हैं स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज और ब्रीदिंग के अंदर डिफिकल्टी, ये सारे एलर्जी के सिम्टम हैं। अब देते हैं काज एंड ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी, किस वजह से हो सकती है और ट्रीटमेंट क्या हो सकती है एलर्जी की। और ये हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से एलर्जी होती है। सेरोटोनिन मास्ट सेल से हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज होने की वजह से एलर्जी होती है। इसको डायग्नोज कर सकते हैं हम एक्सपोजर टू स्मॉल डोज ऑफ एलर्जन, जैसे ट्रीटमेंट करते हैं एंटी हिस्टामिन, एड्रेनलिन और स्टेरॉइड, इनसे जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम एलर्जी का।
मॉडर्न लाइफस्टाइल अगर हम देखें तो ओवर प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट की वजह से लो इम्यूनिटी होती है लोगों के अंदर, और एलर्जी ज़्यादा देखने को मिलती है, अस्थमा होती है अर्बन पीपल के अंदर, जो शहर में लोग रहते हैं ज़्यादातर, उनके अंदर जो है मॉडर्न लाइफस्टाइल में एलर्जी जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है। तो अब देखते हैं एटो इम्यूनिटी। एटो इम्यून डिजीज सबसे पहले देखते हैं व्हेन द इम्यून सिस्टम अटैक द बॉडी ऑन सेल इट इज कॉल्ड एज एटो इम्यूनिटी। जब बॉडी के खुद के सेल जो है अपने ही सेल को मारना शुरू कर देंगे तो तब उसे कहा जाएगा, उस डिजीज को कहा जाएगा एटो इम्यून डिजीज। ठीक है, इम्यून सिस्टम जो होता है अटैक करता है खुद के सेल पर ड्यू टू जेनेटिक या अननोन रीजन। ठीक है, जेनेटिक रीजन से भी हो सकता है और अननोन रीजन की वजह से भी हो सकता है, और इसकी वजह से जो टिश्यू है वो डैमेज हो सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें इसकी तो रेमेटाइड आर्थराइटिस और कॉमन डिजीज है एटो इम्यून डिजीज। ठीक है, रेमेटाइड आर्थराइटिस जो है ये कॉमन एटो इम्यून डिजीज है। अब देखते हैं इम्यून सिस्टम इन बॉडी कंपोनेंट। अगर हम देखें इम्यून सिस्टम के तो लिम्फाइड ऑर्गन, लिम्फ टिश्यू, इम्यून सेल और एंटीबॉडी देखने को मिलते हैं इम्यून सिस्टम के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं लिम्फाइड ऑर्गन क्या होते हैं। प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन अगर हम देखें तो बोन मैरो और थाइमस जो है ये प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन है। सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन जो होते हैं जैसे स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, बेयर पैचेस, अपेंडिक्स, और 50% जो होता है ये लिम्फाइड टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं माल्ट। ठीक है, ये सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन है। तो आप देखते हैं एड्स। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब होता है डेवलप होना ड्यूरिंग लाइफ टाइम, मतलब बर्थ के दौरान ये डिजीज नहीं थी। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम। ये फर्स्ट रिपोर्टेड किया गया था एड्स जो है 1981 के अंदर। उसके बाद अगर हम देखें तो इसकी वजह से जो है एचआईवी वायरस की वजह से जो है एड्स हो सकता है। एचआईवी रेट्रोवायरस जिसके अंदर आरएनए जीनोम देखने को मिलता है। अगर हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखें तो एचआईवी स्प्रेड होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। उसके बाद ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड से, शेयरिंग नीडल्स और सिरिंज वगैरह शेयर करने से एचआईवी जो है ट्रांसमिट हो सकता है, और मदर से चाइल्ड प्लेजेंटा के द्वारा भी ये जो है ट्रांसमिशन हो सकता है इसका। और हाई रिस्क अगर हम देखें ग्रुप कौन कौन से जो होते हैं पीपल जिनके अंदर हाई रिस्क होता है चांस ये डिजीज होने का, तो पीपल जो होते हैं मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, उसके बाद इंट्रावेनस ड्रग जो यूज़ करते हैं, पेशेंट्स नीडिंग रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन उनके अंदर हो सकता है ये। उसके बाद ब्लड बर्न विद एचआईवी इन्फेक्टेड मदर्स, मतलब जो ब्लड नहीं, चिल्ड्रन बर्न विद एचआईवी इन्फेक्टेड मदर, मतलब ऐसी मदर जो एड्स था जिसको, तो उससे अगर बेबी प्रोड्यूस होगा, पैदा होगा बच्चा, तो उससे जो है एचआईवी बेबी में आ सकता है। एचआईवी जो होता है ये नहीं फैलता टच से और शेयरिंग फूड से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड देखते हैं एड्स का। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है ये लॉन्ग गैप होता है इन्फेक्शन और सिम्टम के बीच में, उसे कहते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड। ये 5 से 10 साल तक हो सकता है। रेप्लिकेशन अगर हम देखें एचआईवी का तो ये इंटर होते हैं वायरस जो होते हैं ये इंटर होते हैं मैक्रोफेज के अंदर। ठीक है, वायरल आरएनए जो होता है इससे बनता है डीएनए, रिजल्ट ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है इसमें हेल्प करता है। वायरल डीएनए जो होता है ये इंटीग्रेट होता है, जो होस्ट है उसका डीएनए उसके डीएनए के साथ जो है इंटीग्रेट हो जाता है। मैक्रोफेज जो होता है ये एक्ट करता है एचआईवी फैक्ट्री की तरह और प्रोड्यूस करता है और भी वायरस प्रोड्यूस करता है एचआईवी, और अफेक्ट करता है इम्यून सिस्टम को। और एचआईवी जो है ये अटैक करता है टी लिम्फोसाइट को। ठीक है, और टी लिम्फोसाइट की जो काउंट है ये डिक्रीज हो जाती है कंटिन्यूसली, और इम्यून सिस्टम जो है ये वीक हो जाता है। और एड्स के अगर हम सिम्टम देखें तो फीवर हो सकता है और डायरिया हो सकता है, वेट लॉस भी हो सकता है इसके अंदर। अब देखते हैं इधर वो दो रिपीट हो गया, सॉरी। वेट लॉस भी हो सकता है, ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, जैसे वायरस हो गया, फंजाई हो गया, पैरासाइट, इनकी वजह से इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया जैसे माइकोबैक्टीरियम वायरस की वजह से, उसके फंजाई, पैरासाइट, टोक्सोप्लाज्मा, इनकी वजह से जो है डेथ भी हो सकती है एड्स के अंदर। ठीक है, तो अब देखते हैं हम डायग्नोज और ट्रीटमेंट देखते हैं एड्स का। डायग्नोज इसका टेस्ट होता है ELISA, ELISA टेस्ट होता है इसका। ट्रीटमेंट होता है एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स दी जाती हैं जो लाइफ को बढ़ाती हैं लेकिन डेथ को प्रिवेंट नहीं करती। ठीक है, कोई भी कंप्लीट क्योर नहीं है इसका। अब देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ एड्स। तो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना, डिस्पोजेबल सिरिंज जो होती हैं वो यूज़ करना, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस करना, कॉन्डम यूज़ करना, अवेयरनेस प्रोग्राम, स्पोर्ट, नॉट आइसोलेशन, मतलब जो जिसको हो गया है एड्स तो उसको बताना, सपोर्ट करना, उसको आइसोलेट नहीं करना। तो अब देखते हैं कैंसर अगर हम देखें तो ये अनकंट्रोल सेल डिवीजन की वजह से होता है। ज़्यादातर जो डेथ होती है वर्ल्ड वाइड के अंदर वो कैंसर की वजह से हो रही है। नॉर्मल रेगुलेशन अगर हम देखें तो सेल साइकिल जो है, जो नॉर्मली सेल साइकिल चल रही थी वो लॉस्ट हो जाती है। ट्यूमर की फॉर्मेशन अगर हम देखें तो सेल जो हैं ये लूज करते हैं कॉन्टैक्ट इम्बाइबेशन की प्रॉपर्टी को, और कंटिन्यूस डिवीजन होती है सेल के अंदर और ट्यूमर बन जाते हैं। टाइप ऑफ अगर हम ट्यूमर देखें तो एक होता है बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब देखते हैं बिनाइन ट्यूमर वर्सेस मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर जो होता है ये लोकलाइज रहता है, एक ही जगह पर रहता है, फैलता नहीं है और लेस हार्मफुल होता है ये। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है ये रैपिड ग्रोथ होती है, इन्वेड करता है नियर बाई टिश्यू और कम्पीट करता है फॉर न्यूट्रिएंट के लिए। ठीक है, अब देखते हैं मेटास्टेसिस। कैंसर जो होता है ये स्प्रेड होता है ब्लड के द्वारा,
न्यू ट्यूमर जो होते हैं डिस्टेंट साइट पर फॉर्मेशन होती है मेटास्टेसिस की वजह से। मोस्ट डेंजरस प्रॉपर्टी होती है कैंसर के अंदर मेटास्टेसिस। काज अगर हम देखिए कैंसर की तो कैंसर काजिंग एजेंट जैसे जिन्हें कहा जाता है कार्सिनोजन। टाइप अगर हम देखिए फिजिकल कार्सिनोजन जैसे एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, यूवी रे हो गई, ये फिजिकल कार्सिनोजन है। केमिकल जैसे तंबाकू स्मोक हो गया। बायोलॉजिकल जैसे ऑन्कोजेनिक वायरस हो गया। ऑन्कोजेनिक मतलब वायरल, ऑन्कोजेनिक सेलुलर ऑन्कोजेनिक भी हो सकते हैं जैसे प्रोटो ऑन्कोजेनिक। ये एक्टिवेट करते हैं कैंसर सेल के अंदर, जो नॉर्मल सेल है उनको एक्टिवेट करके कैंसर सेल में चेंज करते हैं। अब देते हैं कैंसर को किस तरह डिटेक्ट करना है। कैंसर को डिटेक्ट किया जाता है बायोप्सी के द्वारा, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी के द्वारा, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट किया जाता है, ल्यूकीमिया से कहते हैं हम, ठीक है। उसके बाद इमेजिनिंग टेक्निक अगर हम इसके अंदर देखें तो एक्सरे कर सकते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स बेस्ड डिटेक्शन टेस्ट कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जेनेटिक सस्पेक्टेबिलिटी को देखा जाता है, ठीक है। अब देते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सर्जरी करा सकते हैं, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी हो सकती है इसके अंदर। बायोलॉजिकल रिस्पांस देखें तो मॉडिफायर दिए जाते हैं, अल्फा इंटरफेरोन जिसे कहा जाता है। ये एक्टिवेट करते हैं इम्यून सिस्टम को, डिस्ट्रॉय करते हैं जो ट्यूमर सेल हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। अब देते हैं ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। ड्रग अब्यूज़ अगर हम देखें तो ये इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज देखने को मिलती है, मतलब जो यंग वन हैं, लोग यंग हैं उनके अंदर जो है ड्रग अब्यूज़ ज़्यादा देखने को मिलता है। इसकी वजह से फिजिकल, मेंटल और सोशल प्रॉब्लम हो सकती हैं। कॉमनली अब्यूज ड्रग अगर हम देखें तो ओपिनाइड्स, कैनाबिनाइड्स, कोका एल्कलाइड्स होते हैं। ये ज़्यादातर ऑब्टेन होती है प्लांट से, लेकिन कुछ जो है फ्लावरिंग प्लांट से भी ली जाती हैं। अब देते हैं अफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल, इनका क्या अफेक्ट पड़ सकता है। तो रिकलेस बिहेवियर हो सकता है, उसके बाद वायलेंस हो सकता है, कॉमा डेथ, अगर ओवरडोज होगी तो डेथ भी हो सकती है। उसके बाद लिवर और ब्रेन जो है डैमेज हो सकते हैं। एड्स और हेपेटाइटिस बी जो होते हैं इनका इंजेक्शन भी हो सकता है, इंजेक्शन के द्वारा ये भी फैल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं एडोलेसेंट एडिक्शन, मतलब 12 से 18 साल की एज के जो लोग हैं उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, स्ट्रेस, पीयर प्रेशर और मीडिया इन्फ्लुएंस करती है, और इस वजह से एडिक्शन भी हो सकती है एडोलेसेंट एज के अंदर। एडिक्शन का मतलब होता है डिपेंडेंस, मतलब एडिक्शन होगी तो डिपेंडेंस हो जाएगी, और विड्रॉल सिंड्रोम के सिम्टम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग।